जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम फिर उसी नए जोश और जुनून के साथ में कक्षा 10 के मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल करने वाले हैं। देखिए, जो मैं ये सवाल करवा रहा हूँ, भाई साहब आप लगा लेते हैं तो आप तैयारी भी करते हैं तो भी चलेगा। अगर आप बोर्ड की दृष्टि से देखें तो बहुत इम्पोर्टेंट सवाल मैं करा रहा हूँ। मेरी गारंटी है कि आप अगर जितना मैं सवाल करवा दूँ, अगर आप उसको बढ़िया से समझ लें और बढ़िया कर लें तो आपका मतलब कि 95 प्लस नंबर मैं लिख कर दे सकता हूँ गारंटी के साथ। यहाँ तक कि मैं 100% की गारंटी ले सकता हूँ कि आपका पेपर इसी में से बनेगा। बहुत अनुभव के साथ बोलना पड़ता है। बहुत मैंने 2000 लगातार 20 अरे 21 22 23 24 तीन चार साल लगातार पेपर को मैं एनालिसिस करता हूँ और उसके हिसाब से मैं सवाल देख कर लाता हूँ। और मैं जो ये सवाल कराता हूँ वो एनसीईआरटी होते हैं। देखते हैं सवाल कौन कौन से हैं। देखिए, पहला सवाल इसमें आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। करा कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 अंश है। देखिए, क्षेत्रफल पृष्ठ वृत्त त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल से है। करा कि देखिए 6 सेंटीमीटर त्रिज्या लिखा है, तो मान लीजिए कोई त्रिज्या बना लीजिए, वृत्त है, उसकी त्रिज्या कितनी है? 6 सेंटीमीटर का कोई त्रिज्या खंड है। मान लीजिए अगर ये 6 सेंटीमीटर ये और ये मिलाने पर इसी आकृति को कहा जाता है त्रिज्या खंड। कितने सेंटीमीटर है? 6 सेंटीमीटर है, तो 6 सेंटीमीटर कर देंगे। और ये कोण कितने कट रहा है? 60 अंश पे कटा है, 60 अंश कर देंगे। तो यहाँ पर त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। यही सूत्र होता है। थीटा का मान लीजिए रख दीजिए, तो थीटा का मान 60 बटा में 360, पाई का मान 22 बटे 7, आर स्क्वायर मतलब त्रिज्या का मान कितना दिया सवाल में? 6 दिया है, तो 6 का स्क्वायर कर देंगे। देखिए ये कट जाएगा, 6 बार में कट जाएगा, 60 6 हो जाएगा। यहाँ पर एक 6 इससे कट जाएगा तो एक 6 बच जाएगा, तो बचेगा यहाँ पर 22 में 6 का गुणा कर दीजिए, तो 6 दूनी 12 को 2 हासिल है, 6 दूनी 12 1 13, 132 बटा में 7 लिखा, तो बटा में 7। भाई साहब देखिए ये सेंटीमीटर है, तो ये हमारा क्षेत्रफल आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए काफी आसान सवाल है भाई साहब, आपके पेपर में आ सकते हैं। बहुत आसान सवाल है, लेकिन शर्त ये होनी चाहिए कि सूत्र आपको याद रहेगा तो सवाल तुरंत लगा देंगे आप, खटाखट लगा देंगे। देखिए अगला सवाल क्या है। देखिए लिखा है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से आया है। करा कि एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए पाई के पदों में ना, पाई के पदों में निकालना। देखिए ध्यान से सवाल करा कि एक ठोस एक अर्धगोले के ऊपर, मान लीजिए कोई ठोस है, पहले अर्धगोले पर है तो अर्धगोला बनाएंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर मैं बना लेता हूँ, ये हमारा क्या अर्धगोला हो गया, अर्धगोला बना देंगे हम लोग इसी को, ये हमारा अर्धगोला हो गया। कर कि अर्धगोले पर खड़ा एक शंकु है, ये क्या है भाई साहब? इस पर एक शंकु खड़ा है, यहाँ पर एक शंकु बना देंगे, एक शंकु ये हो गया और इस पर एक शंकु ये हो गया। ठीक, करा कि उस इसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर लिखा है भाई साहब, यहाँ पर 1 सेंटीमीटर है, तो जब ये 1 सेंटीमीटर होगा तो ये भी 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये भी हमारा 1 सेंटीमीटर है ही, सवाल में दे दिया है। और सवाल में कहा कि जो इसकी ऊंचाई है वो भी कितनी, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के बराबर है, तो ये ऊंचाई हमें कितनी मिलेगी? हमें 1 सेंटीमीटर। और हमें इस पूरे का आयतन निकालना है, तो निकाल दीजिए। पाई के पद में निकालना, मतलब पाई का मान 22/7 नहीं रखना है, पाई का मान पाई पर ही छोड़ देना है। निकालेंगे यहाँ पर ठोस का आयतन,
ठोस का आयतन। इसमें देखिए क्या है, एक अर्धगोला है और एक शंकु दिख रहा है, तो दोनों का आयतन जोड़ दीजिए। तो अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन प्लस इसमें क्या दिख रहा है आपको, एक शंकु दिख रहा है, तो शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। ठीक, देखिए अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब और शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच है। तो एच यहाँ पर इसकी त्रिज्या मान लीजिए एच, क्या लिखा है मान लीजिए एच है और ये आर का मान है। अब 2/3 तो 2/3 पाई का मान तो रखना नहीं है, पाई के पदों में निकालना है। आर का क्यू मतलब 1 का क्यू हो जाएगा त्रिज्या, प्लस 1/3 पाई का मान पाई, आर स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर हो जाएगा, इंटू एच का मान सवाल में कितना लिखा है, एक ही लिखा है, तो एक ही लिख कर देंगे। देखिए यहाँ पर एक का गुणा करेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यहाँ पर गुणा करेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहाँ पर क्या मिलेगा, 2 पाई का गुणा करेंगे एक में तो 2 पाई बाई 3, और यहाँ पर मिलेगा पाई का एक में गुणा करेंगे तो यहाँ पर पाई बाई 3 है तो पाई 3 जोड़ देंगे, 2 1 3 पाई बाई 3 आ जाएगा, तो 3 पाई बटा में 3 आ जाएगा, 3 से 3 काट देंगे तो यहाँ पर मिलेगा पाई। अब देखिए ये सिर्फ सेंटीमीटर, सेंटीमीटर तो हमारा इस ठोस का जो आयतन मिलेगा सेंटीमीटर क्यूब इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। काफी अच्छा सवाल है, अगर आप ध्यान से सवाल नहीं पढ़ेंगे तो पाई का मान 22/7 ले जाकर रखेंगे और आंसर खोजेंगे मिलेगा नहीं। यहाँ पर सवाल में सीधे सीधे कह रहा है कि पाई का मान, अरे आयतन निकालना है पाई के पदों में, तो पाई का मान 22/7 रखना नहीं है, उतार लीजिए। काफी अच्छे सवाल है। देखते हैं भाई साहब अगले सवाल कौन कौन से हैं। देखिए लिखा है एक ये समांतर माध्य से आया चैप्टर, अरे सांख्यिकी वाले चैप्टर से आया है। देखिए थोड़ा सा ये कैलकुलेटिव सवाल हो जाएगा, आप लोग स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसे एक बार देखिए लगाएं क्या, ये सवाल थोड़े से बड़े हैं। लिखिए, देखिए लिखा है किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे, इन पेटियों में आमों की संख्या भिन्न भिन्न थी, पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बंटन निम्नलिखित था, दिया है। एक पेटी में रखे आमों का माध्य संख्या ज्ञात कीजिए, आपने माध्य ज्ञात करने की किस विधि का प्रयोग, हम वही सरल विधि प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करते हैं हमेशा। देखिए ध्यान से, आमों की संख्या लिखा है तो ध्यान से देखिए, लिखा है यहाँ पर आमों की संख्या, आमों की संख्या, और लिखा है यहाँ पर पेटियों की संख्या हो जाएगी, पेटी की संख्या। देखिए लिखा है 50 से 52, 50 से 52, ये 53 से 55 लिखा है, और ये 56 से 58 लिखा है, 59 से 61 लिखा है, और 62 से 64 लिखा है। देखिए मैं एक बार सवाल मिला दे रहा हूं, शायद सवाल तो मेरा सही है। देखिए आपके सवाल में इसी तरह लगाया तो हम भी उसी तरह लगा देंगे। इस सवाल में लिखा है पेटियों की संख्या, लिखा है यहाँ पर 15, यहाँ पर लिखा है 110, 135, 115, 25 लिखा है तो 25 कर देंगे। मुझे लग रहा है कि यहाँ पर सबसे पहले वर्ग अंतराल बराबर करना होगा तब सवाल आएगा, लेकिन आपके सवाल में वर्ग अंतराल बराबर नहीं किया है, इसीलिए हम भी सवाल नहीं कर रहे हैं ना। नहीं तो अगर ये वर्ग अंतराल अगर वो बराबर करता है तो हम भी बराबर करते हैं। देखिए इन दोनों में कितने का अंतर है, 2 का, आधा करके आधा कर देंगे तो आधा जोड़, इसमें जोड़, इसमें घटा देते हैं, इसमें जोड़ देंगे, घटा देंगे, जोड़ देंगे, घटा देंगे, जोड़ देंगे, ताकि कक्षा 9 में पढ़ा होगा आपने ये सवाल।
ताकि वर्ग अंतर बराबर हो जाए। नहीं बराबर किया है तो उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। अब देखिए ध्यान से हम लोग यहाँ पर निकालेंगे अमुक संख्या, हम निकालेंगे यहाँ पर यक्स का मान। वो यक्स का मान होता है क्या, ध्यान से समझिए, वर्ग चिन्ह कहा जाता है मध्यमान, इसे मध्य बिंदु कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मध्य बिंदु। अब मध्य बिंदु किसका निकाला जाता है, इसी को जोड़ के 2 से भाग करेंगे। 50 और 52 जोड़ देंगे कितना मिलेगा, 102। 102 का आधा कर देंगे क्या मिलेगा हमें, 5 5 10, 104 हो जाएगा। जोड़ देंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, 52। मतलब इसको जोड़ देंगे और आधा कर देंगे, वो हमारा यक्स का मान होता है। इसको जोड़ देंगे तो 5 3 8, 5 5 10, 104 का आधा क्या हो जाएगा, 54 हो जाएगा। अच्छा फिर यहाँ पर देख लीजिए कितने जोड़ देंगे, 8 से 14 को 4 हासिल, 5 5 10 11, 2 से भाग कर देंगे, यहाँ पर क्या मिलेगा, 2 5 10, 2 7 14, तो यहाँ पर 57 मिलेगा। अब ध्यान से देखिए 57 मिलेगा। एक बार, एक मिनट एक मिनट, 2 2 2 50, 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 102 हो जाएगा। 102 का आधा कितना हो जाएगा, 51 दूना 102 हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर 51 हो जाएगा, 51 हो जाएगा। इसको जोड़ देंगे यहाँ पर 4 3 108, तो 54 हो जाएगा। जोड़ देंगे यहाँ पर 114, तो इसका 57 हो जाएगा। देखिए ध्यान से, 3 इसमें जोड़ा गया है, 3 इसमें का अंतर, इसमें भी जोड़ देंगे 3, तो कितना आ जाएगा, 60 हो जाएगा। और फिर जोड़ देंगे 3, तो कितना आ जाएगा, 63। मतलब कुछ नहीं, इसको जोड़ के आधा कर देंगे, वो यक्स का मान मिल जाएगा हमें। देखिए माध्य बराबर होता है पदों का योग बटे हुए पदों की संख्या। तो पदों का योग मतलब होता है एफ इंटू यक्स और बटा में सिग्मा एफ होता है। लेकिन हमें एफ और यक्स का गुणा का योग चाहिए, तो हमें एफ का मान तो सवाल में पता है और यक्स का मान निकाल दिया। इसका हमें क्या चाहिए, गुणा चाहिए, तो निकालेंगे हम लोग यहाँ पर एफ इंटू यक्स निकालेंगे, इसका गुणा निकालेंगे। तो गुणा निकालेंगे, गुणा कर देंगे, 15 कम 15 को 5 हासिल 1, 15 5 75, 15 5 75 1 76, 15 15 हासिल 1, 15 15 76 है। गुणा कर देंगे, 0 उतर जाएगा उसी तरह। 11 5 55 को 5 हासिल 5, 11 0 उतर गया, खत्म हो गया। 11 चौको 44 ना होगा, 11 चौको 44 को 4 हासिल 4, 11 5 55, अब 55 और 4 59 हो जाएंगे। जोड़ देंगे, देखिए 135 का 57 में गुणा कर दीजिए, 135 का 57 में गुणा कर दीजिए, तो यहाँ पर मिलेगा 7 5 12, 7 5 35 को 5 हासिल 3 मिलेगा। यहाँ पर 7 5 35 को 5 हासिल 3, 7 तारीख 21, 21 22 23 24 को 4 हासिल 2, 7 से कम 7 2 9 हो जाएगा। 50 25 5 हासिल 2, 13 5 65 65 66 67 हो जाएगा। 5 4 9 9 7 16 को 6 हासिल 1 7, 7695 आ जाएगा, 7695। फिर इसका गुणा कर देंगे, इसमें 0 उतार देंगे उसी तरह। 6 5 30 को 0 हासिल 3, 6 5 30 को हासिल 3, 11 6 66, 67 68 69 हो जाएगा हमारा, 6900। 25 को गुणा करेंगे तो 25 3 75 को 5 हासिल 7, अब 25 6 का 150 और 7 157 आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए, अब हमको क्या चाहिए, सबका जोड़ चाहिए। सवाल में लिखा है सिग्मा का मतलब जोड़ होता है और एफ इंटू एक्स का मतलब एफ और एक्स का गुणा करके। यहाँ पर निकालेंगे, ध्यान से देखिए, सिग्मा एफ इंटू एक्स मतलब जोड़ चाहिए, तो सबको जोड़ देंगे। और सिग्मा एफ का मतलब क्या है, सिग्मा एफ मतलब सबको पदों को जोड़ देंगे। देखिए सबको जोड़ने पर कितना आ रहा है, 5 5 10, 5 15, 5 20 को 0 हासिल 2, 3 3 6 7 8 8 2 10 को 0 हासिल 1 1 2 3 1 4, मतलब जोड़ने पर कितना आ जाएगा, 400 हो जाएगा। इसको भी जोड़ देंगे, 5 देखिए 5 5 10, 5 15 को 5 हासिल 1 हो जाएगा। 7 9 16, 16 4 20, 20 6 26 और 26 1 27 को 7 हासिल 2 हो जाएंगे। 9 5 14, 14 26, 20 9 29, 29 30 31, 31 और 7 हो जाएंगे, 31 और 7 38, 38 को 8 हासिल 3 हो जाएंगे।
और जोड़ देंगे यहाँ पर 6 1 7, 7 7 14, 14 5 19, 20 21 22, तो 22,875। 1 मिनट में मिला ले रहा हूँ कि मैंने ऑलरेडी ये सवाल लगाया है। देखते हैं सवाल सही है कि नहीं, मतलब जब मैंने जोड़ा सही है कि नहीं। 22,875 सही है ना? सही है, मैंने जोड़ा है। तो निकालेंगे यहाँ पर, इसका माध्य निकालना है, इसलिए समांतर माध्य, और समांतर माध्य होता है यक्स पर बार, और ये सिग्मा एफ एक्स बटा में सिग्मा एफ होता है। सिग्मा का मतलब जोड़ एफ एक्स का मान कितना है? 22,875 बटा में 400 भाग दे देंगे तो आ जाएगा 400। देखिए 4 से भाग कर दीजिए और डबल जीरो पर दशमलव लगा दीजिए, आंसर हमारा आएगा 57.19 आ जाएगा, 57.19। तो इस पूरे सवाल का हमारा माध्य क्या मिल जाएगा? 57.19 इज द राइट आंसर। इसे एक बार आप लोग अपने से उतार लीजिए, ठीक। देखिए कुछ सवाल में यहाँ पर आप लोगों ने कक्षा 9 में पढ़ा हो, यहाँ पर वर्ग अंतराल बराबर होता है, बराबर किया जाता है। इस समय बराबर नहीं किया गया है, अगर बराबर करने की जरूरत पड़ती तो हम बराबर करते, बराबर नहीं किया गया है, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा सवाल में, उतार लीजिए। चलिए ठीक है, अगला देखते हैं सवाल। भाई साहब जो भी सवाल मैं ला रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आप लोग को इसकी वैल्यू समझ में आएगी बाद में जब समय निकल जाएगा। तो देखिए अगला सवाल, प्रायिकता। देखिए छोटे सवाल हैं, देखिए मैं छोटे बड़े सब सवाल इसमें करवाता हूँ ताकि आप लोग को ये लगे सर बस छोटे करवाते हैं या फिर बस बड़े कराते हैं। यहाँ पर मैं छोटा बड़ा सब सवाल करवाता हूँ। देखिए लिखा है पहला सवाल, प्रायिकता से है, एक बच्चे के एक पास एक ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित हैं। देखिए फलक मतलब वही छक्का, जो लूडो छक्का आप लोग खेलते हैं वही पासा है। उस पर अंतर क्या है कि इस पर उस पर 1 2 3 4 लिखा होता है, इस पर ए बी सी डी लिखा है। देखिए लिखा है ए बी सी डी ई ए, ये लिखा है। इस पासे को एक बार फेंका जाता है, इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। प्रायिकता पूछा है, पहला पॉइंट हमसे पूछा ए प्राप्त हो, क्या हो? ए लिखेंगे यहाँ पर, ए प्राप्त करने की प्रायिकता ध्यान देखिए, ए प्राप्त करेगा। बताइए ए कितनी बार है भाई साहब? प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल घटना बटा में टोटल घटना। अनुकूल घटना मतलब कितना घटना? देखिए अनुकूल मतलब जितना घट सकता है, कितना भाई साहब? ए 2 बार है तो 2 बार में से घटेगा। बटा में टोटल घटना कितनी? 1 2 3 4 5 6, तो 2 बटा में 6 काट देंगे तो 2 कम 2 2 3 6, 1/3 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सवाल हमसे पूछ रहा है कि दूसरे सवाल में हमसे पूछ रहा है कि डी प्राप्त हो, तो डी वाला लगा दीजिए। देखिए आप लोग इसमें डी कितनी बार दिख रहा है भाई साहब? डी तो मुझे एक ही बार दिख रहा है। देखिए डी तो एक ही बार है, तो यहाँ पर लिखेंगे डी प्राप्त करने की प्रायिकता। डी कितनी बार है? एक बार है, तो अनुकूल घटना एक बनेगा। अब बटा में कुल कितने हैं? 6 हैं, तो 1 बटा में 6, ये तो कट नहीं सकता, तो इसका आंसर मिलेगा 1/6 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। काफी सिंपल सवाल है और इम्पोर्टेंट सवाल है ना। कितने लोग प्रायिकता से डर जाते हैं भाई साहब? प्रायिकता में कुछ दम नहीं है, एक बार बढ़िया से पढ़ेंगे बस, जिंदगी भर प्रायिकता पढ़ेंगे तो जिंदगी भर एक सूत्र लगता है, वह होता है अनुकूल घटना बटा में टोटल घटना। प्रायिकता का मान बस इतना याद रखिए कि कभी भी 1 से बड़ा और 0 से छोटा नहीं आता। मतलब कि प्रायिकता वह भिन्न होती है जो सदैव 1 से बड़ी होती, 1 से छोटी होती है और 0 से बड़ी होती है, बस। प्रायिकता का मान ऋणात्मक कभी नहीं हो सकता आपको पेपर में आ जाए। देखिए अगला, मिटा देने से, भाई साहब क्लास 10th की जो मैथ होती है,
आप विश्वास नहीं मानेंगे, किसी भर्ती भर्ती परीक्षा की तैयारी में सब में पेपर में आता है। मैं खुद पेपर देता हूँ, इतना सब में इस सब का बहुत ज्यादा प्रयोग है। अब देखिए, वन ऑफ द वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल भाई साहब जो मैं अभी करवा रहा हूँ, 1 मिनट में थोड़ा इंक भर दे रहा हूँ, आप लोगों को स्पष्ट दिखेगा इसमें। देखिए लिखा है सवाल में, आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अब भाई साहब, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सवाल फॉर दिस बोर्ड। लिखा, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ जहाँ q कोई क्या है, पूर्णांक है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट सवाल भाई साहब, ये 2025 में आएगा ना, 100% गारंटी है कि मेरी आ जाएगा ये सवाल, इतना याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अब देखिए ध्यान से, ये सवाल क्या कर रहा है, अब ध्यान से बताइए हमारी बात ना। एक युगल विभाजन प्रमेय आप लोगों ने इस चैप्टर पर पढ़ा होगा, उसमें लिखा था ए बराबर होता है BQ+R। मतलब इसमें जो बी का मान है वह आर से कभी छोटा नहीं होता, अरे बड़ा नहीं हो सकता। जैसे बात समझना, इन सबको गोली मारिए, इन सबको नहीं समझ में आ रहा छोड़ दीजिए ना। मान लीजिए मैं किसी संख्या में 5 से भाग दे रहा हूँ, 8 से भाग दे रहा हूँ, तो 5 एकम 5, भाग दूंगा 3। तो बताइए क्या कभी ये 3 5 से बड़ा हो सकता है? बहुत करे, बराबर भी नहीं हो सकता। जब भी ये शेषफल बचेगा इस भाजक से हमेशा क्या रहेगा, छोटा ही रहेगा। ठीक, जब भी ये जो बचेगा शेषफल भाजक से हमेशा छोटा रहेगा। मान लीजिए 5 है, तो यहाँ पर क्या आ सकता है, या तो पूरा कट सकता है, तो 0 1 2 3 4 आ सकते हैं, इसके अलावा कोई वैल्यू नहीं आ सकता। 5 नहीं आ सकता, क्योंकि 5 आएगा तो 5 खुद को क्या कर देगा, वो कटा देगा। तो भाई साहब सवाल हमसे कह रहा है 6q+1 क्या होता है ना। मान लीजिए कोई पूर्णांक है, लिखा है 6q+r। मान लीजिए कोई पूर्णांक 6q+r के रूप का होता है। अब बताइए 6q+r लिखा है, मतलब 6 बार में गया शेषफल, मतलब कि भाग 6 से भाग दिया होगा, भाग दिया गया होगा। अब बताइए जब 6 से भाग देंगे किसी संख्या में, तो रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है, ध्यान समझिए। आर बराबर क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 2 3 4 5, यही तो हो सकते हैं। क्या कभी 6 हो सकता है? 6 नहीं होगा ना, क्योंकि 6 होगा तो इसको कटा देगा। मतलब रिमाइंडर कभी भी 6 नहीं होगा, 6 से बड़ा हो, 6 से छोटा होगा हमेशा। तो यही मान लीजिएगा, यहाँ पर रखेंगे पूर्णांक के लिए, यहाँ पर रखेंगे समीकरण 1 बनाएंगे, r बराबर 0 ले जाकर रखेंगे। देखेंगे यहाँ पर r बराबर 0 समीकरण 1 में रखने पर, मान लीजिए यहाँ पूर्णांक मान लीजिए क्या है, यहाँ पर a मान ले रहा हूँ ना, कोई पूर्णांक a मान लीजिए। तो a बराबर हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर 6q प्लस r है, तो r का मान क्या रखेंगे, 0। यहाँ पर क्या मिलेगा, a बराबर क्या मिलेगा हमें, 6q मिल जाएगा। अच्छा, r बराबर 0 रखा था मैंने, अब r बराबर 1 रखेंगे, r बराबर 1 रखने पर भाई साहब r बराबर 1 रखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, a बराबर मिलेगा यहाँ पर 6q प्लस r का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। समीकरण 1 बनाएंगे, समीकरण 2 बनाएंगे। अब r बराबर क्या रखेंगे हम लोग, 3 ले जाकर रखेंगे, r बराबर 3 रखने पर, तो r बराबर 3 रखेंगे, यहाँ पर a बराबर क्या मिलेगा हमें, 6q प्लस r का मान क्या रखेंगे, 3, तो 6q प्लस 3 मिल जाएगा। अब r बराबर 3 रखें, तो अब r बराबर क्या रखेंगे, 4 रखेंगे, r बराबर 4 रखने पर, r बराबर 4 ले जाकर रखेंगे, यहाँ पर a बराबर क्या मिलेगा हमें, 6q प्लस 4। समीकरण इसको 3 2 बना, तो इसको 3 बना देंगे, 1 2। अच्छा यार, देखिए मैंने r बराबर 0 रखा था, 1 रखा है, अब यहाँ पर 2 रखेंगे ना, 2 रखेंगे, r बराबर 2 रखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा r बराबर 2 हो जाएगा। अब क्या रखेंगे, यहाँ पर 3 रखेंगे, तो 3 रखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 3, अधिक यहाँ 3 या समीकरण हो जाएगा हमारा 4। अब r बराबर रखेंगे 4 रखने पर, तो यहाँ पर a बराबर क्या मिलेगा हमें, 6q प्लस है, r का मान क्या रखेंगे 4, समीकरण 5 बना लेंगे। और r बराबर क्या हो जाएंगे, लास्ट वैल्यू रखेंगे 5 रखने पर, तो r बराबर 5 रखने पर, तो a बराबर क्या मिलेगा यहाँ पर 6q प्लस r क्या रखेंगे 5 बराबर, समीकरण 6 मान लेंगे।
अब देखिए 6 नहीं रख सकते ना, क्योंकि भाई साहब 6 रख रहे हैं और 6 से भाग भाग भी दे रहे हैं, तो 6 शेष पर 6 कैसे आ सकता है? क्या आपने कभी किसी संख्या से भाग दिया है तो जितना जिस संख्या से भाग देंगे वही संख्या कभी शेष पर बचती है? कभी नहीं बच सकती ना। अब देखिए ध्यान से बात समझिए। सवाल में हमसे एक बार मैं सवाल पढ़ दे रहा हूँ, आप लोग को स्पष्ट हो जाएगा कि सवाल कहना क्या चाहता है। करा कि दर्शाइए कि विषम पूर्णांक 6 की प्लस 1, 6 की प्लस 3 या 6 की प्लस 5 के रूप का होता है। मतलब विषम पूर्णांक दिखाना है 1, 3, 5 वाले को। मतलब ये रहा 1 वाला, ये रहा 3 वाला और एक ये रहा 5 वाला, इसको विषम पूर्णांक बताना है। अब एक बात बताइए, दुनिया में कोई संख्या लीजिए और उसमें सम संख्या गुणा कर दीजिए। मान लीजिए दुनिया में कोई संख्या, मान लीजिए मैं 3 लेता हूँ, 3 में किसी संख्या सम संख्या से गुणा कर दीजिए। किससे? सम संख्या से। मान लीजिए मैं 4 से गुणा करता हूँ तो 4 3 12। मतलब कि कोई भी संख्या में अगर हम सम संख्या का गुणा करेंगे तो हमेशा क्या आएगा? वो सम संख्या ही आएगा। ठीक, तो भाई साहब ध्यान से देखिए, ये भी सम संख्या 6 की है। अरे यार 6 6 सम संख्या है, तो 6 का गुणा करेंगे तो ये भी सम संख्या हो जाएगा, ये भी सम संख्या हो जाएगा, ये भी सम संख्या हो जाएगा, ये भी सम संख्या है, ये भी सम संख्या है और ये भी हमारी क्या है? सम संख्या है। अब हमारी बात फंसेगी, बताइए अब दो विषम संख्या है, अब सम संख्या में सम संख्या जोड़ेंगे तो पूरा सम संख्या हो जाएगा। 4 विषम संख्या है, सम संख्या में सम संख्या जोड़ेंगे तो सम भी समी संख्या रहेगी। लेकिन समीकरण 2, 4 और 6 को ध्यान से देखिए, अगर मैं किसी सम संख्या में अगर विषम संख्या जोड़ता हूं तो हमेशा क्या होगा? विषम पूर्णांक होगा। तो देखिए ये सम संख्या है, इसमें मैंने विषम जोड़ा है, ये सम संख्या है, इसमें मैंने विषम जोड़ा है, ये भी सम संख्या, इसमें मैंने क्या? विषम जोड़ा है, तो ये पूरी विषम संख्या हो जाएंगी। इसलिए समीकरण 2, 4 और 6 से, 2, 4, 6 से स्पष्ट है ना, आधा स्पष्ट है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक, कोई भी विषम ना, विषम की बात कर रहा है, विषम धनात्मक पूर्णांक किसके रूप का होता है? इसके ऊपर यहाँ पर लिख देंगे, इसके बाद कोई पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के रूप का होता है। और ध्यान से देखिए, हमें ये सिद्ध करना था, हेंस प्रूव्ड। भाई साहब दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, आपके पेपर में आएगा, 100% गारंटी है कि आपके पेपर में आएगा। मैं तो कहूँगा इसे एक बार अपने से ये सवाल देखिए, एक बार लगाइए ना, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है ना, एक बार उतार लीजिए, नहीं उतारेंगे तो बहुत पछताएंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफी अच्छे सवाल हैं, रिपीटेटिव सवाल हैं। भाई साहब कुछ सवाल तो आप लोग में ऐसे हैं जो हर साल आ ही जाते हैं ना, मतलब कुछ सवाल के पैटर्न नहीं फिक्स होते हैं कि वो सवाल किसी तरह ना किसी तरह आपके पेपर में घूम फिर के वो सवाल आएंगे ही आएंगे। ये सवाल भी वही सवाल है, इसको उतार लीजिए, वीडियो पॉज करके सवाल उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए सवाल के साथ। पेपर जब हो जाएगा 2025 वाला तो हम ये वीडियो दिखाएंगे कि हमने ये सवाल बताया था, किया नहीं था, तुम लोगों ने इसीलिए सवाल नहीं आ पाया था। ठीक, देखते हैं अगला सवाल कौन सा है। देखिए लिखा है कि हमें द्विघात समीकरण बनाना है ना। देखिए द्विघात समीकरण बनाने के लिए हमें उसके मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल पता होना चाहिए। देखिए लिखा है क्या, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, मतलब द्विघात बहुपद चाहे द्विघात समीकरण बातें किए, जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। देखिए ध्यान से, मतलब ये योगफल दिया है ना, योग लिखा है, तो मान लीजिए माना शून्य अल्फा और बीटा है, क्या है? अल्फा और बीटा है। तो सवाल में अल्फा प्लस बीटा बराबर लिखा है, सवाल में योग लिखा है कितना? 1/4
और गुणा लिखा है अल्फा इंटू बीटा बराबर लिखा है -1 लिखा है तो -1। अब ये दो चीजें लिखा है, हमें तो पूछा है द्विघात बहुपद, और द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र होता है, ध्यान समझिए, द्विघात बहुपद वो होता है यक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू यक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा। मतलब यक्स स्क्वायर माइनस मूल्यों का योगफल इंटू यक्स प्लस मूल्यों का गुणनफल होता है। तो यक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान सवाल में कितना है -1/4, यक्स लिखा तो यक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या लिखा है -1 लिखा है तो -1 कर देंगे। हल कर देंगे, यहाँ पर मिलेगा यक्स स्क्वायर माइनस 1/4 माइनस पूरा करो तो 1/4 यक्स -1 हो जाएगा तो -1। आप चाहेंगे तो इसका लसा मसा लेकर भी हल कर देंगे तो भी आंसर सही है, या फिर हम इतना ही छोड़ देंगे लगा। देखिए मैं इसमें 2 सवाल दिया है आपको ना, मैं इसमें से एक बता दिया हूँ सवाल, एक सवाल आप लोग अपने से लगा लीजिएगा, ठीक। और दूसरा वाला देखिए लिखा क्या है, ये सवाल मैं नहीं बताऊंगा। दूसरा वाला लिखा देखो अल्फा प्लस बीटा बराबर लिखा है कितना, करड़ी में 2 लिखा है, और अल्फा इंटू बीटा मतलब गुणनफल लिखा है कितना 1/3। ये सवाल एक बार आप लोग लगा लीजिएगा। वीडियो तो देखते नहीं है, ये हो सकता है लगा, अगर ये सवाल लग जाए तो कमेंट कर दीजिए, हम देख लेंगे। भाई साहब काफी अच्छे सवाल हैं, ये सूत्र याद नहीं होता है अच्छे लोग को, याद कर लीजिए। देखते हैं अगला सवाल कौन सा है। देखिए लिखा है भाग देना ना, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्नलिखित पीएक्स से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए ना, भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। देखिए अगर हमसे सवाल में कहता है बस डायरेक्ट शेषफल ज्ञात करने के लिए तो हम लोग यहाँ पर शेषफल पर में लगा देते हैं, लेकिन भाई साहब यहाँ पर शेषफल पर में नहीं लगाया, इसने कर दिया है कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। देखो लिखा है जीएक्स बराबर लिखा है, भाग देना है मतलब यक्स स्क्वायर -2 से भाग देना है, इसमें यक्स पर 3। देखिए सवाल लिखा है थोड़ा, इसको मैं बढ़ाते हुए क्रम में लिख दे रहा हूं, यक्स पर 3 -3x का स्क्वायर प्लस 5x -3 लिखा है। अब इसमें भाग करना है। अब ध्यान देखिए भाग देने का मतलब क्या, इसका पहला उठाएंगे, इसके पहले से भाग कर देंगे, तो यक्स पर 3 से हम इसमें यक्स में क्या कर देंगे स्क्वायर से भाग कर देंगे, तो भाई साहब ऊपर 3 था, ये 2 से कट जाएगा तो 1 यक्स बचेगा, मतलब 1 यक्स बार में जाएगा, तो जितना आंसर आएगा उससे दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो यक्स में यक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे तो यक्स पर 3 आ जाएगा, और यक्स में -2 गुणा करेंगे तो -2x हो जाएगा। तो देखिए यक्स के नीचे यक्स वाला लिखेंगे तो -2x हो जाएगा यहाँ पर। भाई साहब प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा कट, मिलेगा यहाँ पर -3x का स्क्वायर मिलेगा, और देखिए 5 2 कितना मिलेगा +7x, और यहाँ पर -3 उसी तरह तो -3 कर देंगे। अब फिर वही इसका पहला उठाएंगे, इसके पहले से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर लिखा है -3x का स्क्वायर डिवाइड कर देंगे किसके यक्स स्क्वायर से, तो यक्स स्क्वायर से भाग कर देंगे, कट जाएगा, इससे बचेगा -3। तो बताए थे जितना आंसर है उसी में दोनों का मल्टीप्लाई करना है, तो -3 का यक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे तो -3x स्क्वायर, -3 का +2 में गुणा कर 2 3 +6 मिल जाएगा, तो +6 यहाँ पर हम लोग लिखेंगे +6 कर देंगे। देखिए ध्यान से अब इसको कर देंगे हम लोग, माइनस है तो प्लस, अब प्लस है तो माइनस, ये तो भाई साहब कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा हमारा कितना 7x -6 -3 कितना मिलेगा -9 मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर 2 घात, यहाँ पर 1 घात कहोगे तो हम लोग इतना छोड़ देंगे। तो आप लोग जानते हैं ना ये भागफल हमारा होता है, भागफल मिलेगा हमारा x -3, और शेषफल हमारा क्या मिलेगा हमें, शेषफल 7x -9 लिखा है तो 7x -9, एक हमारा आंसर ये हो जाएगा, एक आंसर ये हो जाएगा। चलिए ये तो आप लोगों ने तो कक्षा 8 में पढ़ा होगा, कक्षा 8 में एकदम बहुत अच्छे अच्छे जो सरकारी में पढ़े होंगे
बहुत अच्छे अच्छे सवाल, ऐसे ऐसे सवाल हमने खुद पढ़ा है। जब मैं 8 में पढ़ता था मैं खुद ऐसा सवाल बहुत पढ़ा हूँ। शर्त ये था कि उस समय जल्दी समझ में नहीं आते थे, बुद्धि नहीं काम करता था ना। चलिए देखते हैं अगला सवाल कौन सा है। देखिए लिखा है प्रश्न कि 2x+3y बराबर 11 और 2x-4y बराबर -24 को हल कीजिए और इससे यम का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx+3 हो। देखिए काफी आसान सवाल है। देखिए लिखा क्या है, समीकरण लिखा है ना, 2x+3y बराबर 11 लिखा तो 11, और लिखा है यहाँ पर 2x-4y बराबर -24 लिखा तो माइनस, इसको हल करना है और y बराबर mx+3 को हल करना है, यम का मान निकालना है। समीकरण 1 और समीकरण 2 है। ध्यान देखिए, समीकरण 1 में से 2 को घटा देंगे तो काम हमारा हो जा रहा है क्या, घटा देंगे। देखिए यहाँ पर दोनों का यक्स का गुणांक बराबर है, और जब भाई साहब बराबर है तो ये इससे घटा देंगे तो कट जाएगा। देखिए घटाने पर क्या कर देंगे, घटाने पर घटाने पर इसे प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, अब प्लस है तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये सब कट जाएगा। 4 3 कितना मिलेगा भाई साहब हमें, 7y बराबर 11 24 जोड़ेंगे क्या मिलेगा, 3 2 1 3 4 1 5, तो 35 मिल जाएगा। तो y बराबर क्या मिलेगा, 7 1 कम 7, 7 5 है 35, तो y का मान कितना मिल जाएगा हमें, 5 मिल जाएगा। अब y का मान 5 मिल गया, y का मान 5 ले जाएगा समीकरण 1 में ले जाकर रख दीजिए, ले जाकर रखिए y का मान, y का मान समीकरण 1 में ले जाकर रखेंगे। यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, समीकरण 1 से y बराबर 5 ले जाकर रखिए, तब मिलेगा 2x। देखिए y का मान ले जाकर रखेंगे तो 5 जाए 15 बराबर 11 है तो 11, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर 2x बराबर, सही है ठीक है, उधर जाएगा तो 11 माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 15, प्लस उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पर 2x बराबर क्या मिलेगा हमें, 11 में से 15 घटा देंगे, यहाँ पर -4 मिल जाएगा, तो यहाँ से काट देंगे तो x बराबर क्या मिलेगा, -2 दूनी 4। x का मान और y का मान मिल गया हमें, और y का मान कितना है 5 है, लेकिन हमसे सवाल में ये नहीं कर रहा है x और y का मान ज्ञात करने के लिए, हमसे तो सवाल में यह पूछा है। देखिए क्या लिखा है, करेगी इसके लिए y बराबर mx+3 हो, तो y बराबर mx+3 है, इसलिए y बराबर mx+3 के लिए निकालना है। देखो ये रेखा का समीकरण है ना, y बराबर 5 ले जाकर रखिए, 5 बराबर यम का मान सवाल में निकालना है, यक्स का मान कितना सवाल में निकालना है हम लोग ने, -2 लिखा है तो -2 कर देंगे, अब +3 लिखा है तो +3, देखिए अब +3 हो जाएगा तो -3 हो जाएगा, तो 5 -3 2 का जब में गुणा तो -2m हो जाएगा। देखिए 5 में से 3 घटा देंगे, यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, 2 मिल जाएगा, और यहाँ पर भी लिखा है -2m लिखा है तो -2m कर देंगे, 2 से 2 कटेगा तो यम बराबर क्या मिलेगा, -1, तो -1 इज द राइट, यम बराबर क्या लिखेंगे, -1, हमारा आंसर इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखिए हमसे सवाल में तीन चीज पूछा है ना, यक्स को और वाई का मान पूछा है, तो यक्स का मान ये रहा, वाई का मान ये रहा, और यम का मान ये रहा, तीनों लगा देंगे, तीनों आंसर आ जाएंगे हमारे। देखिए बस करें क्या, कितना एक सवाल आप लोगों को होमवर्क दे दिया जाए, इसको एक बार देख लीजिए, अच्छा सवाल है, एक बार मैं तो कर रहा हूँ, इसको उतार लीजिए ना, कि देखिए सवाल में क्या करना है कि 2 रेखा का समीकरण दिया है, कि 2 रेखा का समीकरण दिया है, तो सब पहला और ये दूसरा है, सबसे पहले इसको यहाँ पर हल करेंगे, हल करने का मतलब क्या है, इसको जोड़ के घटा के गुणा भाग करके यक्स और वाई का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर घटा दिए क्योंकि यहाँ पर यहाँ पर यक्स गुणांक और यहाँ पर यक्स गुणांक क्या था, बराबर था, कटा दिए हैं, तो यहाँ पर वाई बराबर क्या मिला है 5,
तो यही y का मान 5 ले जाकर समीकरण 1 में ले जाकर रखेंगे, तो x का मान मिला है -2। हमसे ये नहीं पूछा, हमसे तो सवाल में करा रहे हैं कि हल कीजिए और इससे यम का मान ज्ञात कीजिए ना। हमसे यम का मान पूछा है और यम और ये रेखा लिखा है इतने पर, तो यक्स का और वाई का मान हमने निकाला। और ध्यान से देखिए वाई, ये सवाल दिया है तो वाई का मान मैंने 5 रखा और यम का मान उसी तरह ये 2, यक्स का मान -2 रखा, +3 लिखा तो +3 कर देंगे। 5 है +3 दे जाएगा तो -3 हो जाएगा, -3 लिखा तो -2m हो गया है। 5 में से 3 घटा दें, यहाँ पे मिलेगा 2, गुणा कर देंगे इसका, -2 जब लिखा है तो -2 जब सेम कटेगा तो -1। देखिए बहुत अच्छा सवाल है भी है, पता चलेगा कि जब पेपर में आएगा तो समझ में भी नहीं आएगा इसमें यम का मान कैसे निकलेगा। यक्स वाई का मान निकालने के बाद ले जाकर इसमें पुट करेंगे तो हमें यक्स का मान भी मिल जाएगा। चलिए ठीक है, एक सवाल आप लोग को होमवर्क दे दिया है, आप लोग को एक स्क्रीन पर सवाल दिख रहा होगा। मैं चाहूंगा कि इसे कमेंट में आप लोग इसका आंसर जरूर दें। ठीक है, वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे तो भाई साहब इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए देखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।